Welcome to the Cartographia IS, a revolution in Indian education. I am Kirti, and in this lecture we are going to discuss about the human development, skill development, census. Also we will discuss the recent development and the upcoming census of 2021. We will discuss the health and also sustainable development goal, that is SDG. कार्टोग्राफी आईएस आपके लिए एक यूनिक टेक्निक यूज करता है, दैट इज बुक टू मैप टेक्निक. इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड रिमेंबर इट थ्रू योर फोटोजेनिक मेमोरी. ऑल्सो कार्टोग्राफी आईएस आपके लिए यूपीएससी पंचामृत स्टडी नोट्स लाया है विच प्रोवाइड्स यू अ रिटन गारंटी ऑफ 30 क्वेश्चंस. Also, we have begun with our UPPC 60 days crash course which provides you a written guarantee of 90 questions. 60 days UPN. So hurry up, join this course and don't be late. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ. पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट. अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? हर एक ह्यूमन बीइंग का एज बर्थ होती है एक राइट होता है कि वो अपनी फुल पोटेंशियल तक डेवलप कर सके. जितनी भी उसकी कैपेबिलिटीज़ है, जितनी उसकी पोटेंशियल है, उसको वो रियलाइज़ कर सके. बट बिकॉज हमारे आसपास की सोसाइटी ऐसी होती है या हमारे आसपास का कल्चर ऐसा होता है, वो उस ह्यूमन बीइंग को प्रॉपरली डेवलप नहीं होने देता. या जितने रिसोर्सेज दैट पर्सन के पास है फुल्ली डेवलप होने के लिए, वो उस रिसोर्सेज उतना मनी नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है खुद को डेवलप करने के लिए. तो ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली इसी बारे में बात करता है कि हर इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ताकि वो जिस तरीके की लाइफ चाहता है, जिस तरीके का पर्सन एज अ फॉर्म ऑफ पर्सन और एज अ फॉर्म ऑफ करियर ऑल्सो, और जिस तरीके का वो इंसान बनना चाहता है वो उस तरीके का बन सके. हम सबके पास ये राइट है कि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज अबाउट रियल फ्रीडम एंड एबिलिटी ऑफ द ऑर्डिनरी पर्सन टू डिसाइड कि व्हाट टू डू, how to do it, how to live. everything is dependent on the person, that human being, कि उसको किस तरीके से अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, जितने भी उसके पास रिसोर्सेज है उस तरीके से वो किस तरीके से यूटिलाइज करके अपनी पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं. फाइन. तो इट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इज अबाउट इम्प्रूविंग द लाइफ. जनरली हम क्या बात करते हैं? जीडीपी की बात करते हैं इकोनॉमी में, जिसमें क्या होता है हमारी इकोनॉमी में जितने पीपल है, सिटीजन्स है, उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है. तो इट इज़ बेसिकली अबाउट द मॉनेटरी टर्म्स. हम मॉनेटरी टर्म्स में बता रहे हैं कि सिटीजन की लाइफ इंप्रूव हो रही है. या तो हम हेल्थ के बेसिस पे बताते हैं या हम एजुकेशन के बेसिस पे बताते हैं. बट ह्यूमन डेवलपमेंट इज डीलिंग विद ऑल द थिंग्स वॉट एवर इज बेसिक फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू ग्रो इन हिज लाइफ. जितनी भी चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग को रिक्वायर्ड है अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, ये सारी चीज़ें आर कंसिडर्ड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट. फाइन. Moving to the next, तो central to the human development approach is the concept of capabilities. अपनी कैपेबिलिटीज़ को, हर पर्सन की अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, खुद की एक पोटेंशियल होती है, जिसको रियलाइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और तभी रियलाइज़ कर सकते हैं जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो, ताकि सिटीजन्स को उस प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जहाँ पे सिटीजन्स खुद अपनी तरीके से कर नहीं सकते. और साथ ही साथ उसका फैमिली सपोर्ट और ह्यूमन बीइंग की खुद की भी मोटिवेशन होनी चाहिए कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ करेंगे. अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था. सबसे पहले देखो इंपीरियलिज्म, कोलोनिज्म आया था विद द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो तब जब बात करी जाती थी कि बेसिकली वेल्थ क्या होती है, इनकम इंक्रीज क्या होता है, जीएनपी, जीडीपी, इस बारे में बात करी जाती थी. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा हम जीडीपी कंसिडर करते हैं कि नेशन किस तरीके से ग्रो कर रहा है, किसी कंट्री की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है. हम इकोनॉमिक टर्म्स में बताते हैं कि जीडीपी का इतना परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है. यही सेम चीज़ होती थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे भी. जितने परसेंटेज से जीडीपी इंक्रीज हो रही थी, दे विल कंसिडर कि डेवलपमेंट हो रहा है. बट क्या ये डेवलपमेंट सिटीजन्स का हो रहा है या सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में कंट्री का मनी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है? दैट इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. फाइन. तो द एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज प्रूव दैट. डेवलपिंग कंट्रीज ने ये सोचा था कि जब अगर उनको डेवलपमेंट फेज में जाना है, अगर उन्होंने इनकम को इम्प्रूव कर लिया सिटीजन्स की, तो उनका डेवलपमेंट हो जाएगा. पर ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ. जनरली ये नोशन बिलीव किया जाता है कि अगर हमने इनकम इंक्रीज कर दी तो अदर चीज़ें जो होती है सोसाइटी में, जैसे एजुकेशन है या हम कह सकते हैं हेल्थ फैसिलिटी है या हम कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट है, ये जनरली बिलीव किया जाता है कि अगर हमने इनकम इंक्रीज करी हर सिटीजन्स की तो वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन द एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट.
बट ये हर केस में होता नहीं है, ये हर केस में होता नहीं, उतने ही हमें हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ आउटकम्स नहीं देखने को मिलते। सेम चीज़ मैंने ये भी आपको बताई थी कि जनरली सोसाइटी में ये बिलीव करा जाता है कि अगर नेशन एज अ फॉर्म इन द मॉनेटरी टर्म्स ग्रो कर रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिट्स लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को भी पहुंच ही जाएगा। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवेन, गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड सोशल बेनिफिट्स, गवर्नमेंट को स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ती है ताकि ये जो बेनिफिट्स खुद से नहीं पहुंच पा रहे, ताकि गवर्नमेंट टारगेटेड उन पॉपुलेशन को वो प्रोवाइड कर सके। ड्यू टू दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट इमर्ज आउट ऑफ इट। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इट इज़ बोथ ग्रोथ इन द मॉनेटरी टर्म्स एंड द सोशल टर्म्स। किस तरीके से कि हमें हमारी पॉपुलेशन को, हमारे ह्यूमन बींग्स को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली और कल्चरली हर चीज़ में डेवलप करना है, ठीक है। बस हमारा मेन एम ये नहीं है कि हम उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके बेटर वेजेस प्रोवाइड करें। वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इन द एजुकेशन टर्म्स, इन द ह्यूमन टर्म्स, इन द स्किल डेवलपमेंट इन एवरी फेज। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, इनकम इंक्रीज करना है, एजुकेशन इंप्रूव करना है, एजुकेशन प्लस स्किल्स इंप्रूव करना है, एंड साथ ही साथ बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द बोथ द टर्म्स, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइन। अब देखिए यह ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करी किस करी थी? सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, इन्होंने बात करी थी विद हमारे इंडिया के अमर्त्य सेन, जिन्हें रिसेंटली भी इकोनॉमिक्स प्राइज मिला था, ऑन द वर्क ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज। इन दोनों ने पहली बार 1990s में पहली बार बात करी थी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। उससे पहले जब किसी भी इकोनॉमी को अगर हमें डेवलप इकोनॉमी कहना होता था, या उससे पहले हमें किसी भी इकोनॉमी को बताना पड़ता था कि ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, तब हम कंसिडर करते थे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, कितना मॉनेटरी टर्म्स में इंप्रूव कर रहा है। बट आफ्टर दिस देयर वाज चेंज इन द वे हाउ द वर्ल्ड वाज सीइंग एनी कंट्री, तब ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्म द बेसिस, बिकॉज इट इज सीन मैनी टाइम्स कि कोई इकोनॉमी, जैसे हम देखते हैं सऊदी अरेबिया, इट इज़ मॉनेटरली वेरी वेल, उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी बहुत हाई है, बिकॉज उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, बट उतना उसकी इकोनॉमी में सोशल डेवलपमेंट नहीं है, उसकी पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड, स्किल्ड एंड एट द सेम टाइम हेल्दी नहीं है। दैट इज़ वाई उसकी टर्म, उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंकिंग इज़ वेरी लो, क्वाइट लो। ओके, तो यही सेम है कि हमेशा मॉनेटरी बेनिफिट्स इज डज नॉट लीडिंग टू, अगर हम कहें कि मनी से इंक्रीज हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज नॉट ऑलवेज द केस, हमें इंटरवेन करना पड़ता है इन द सोशल सेक्टर्स एज वेल। दिस इज वॉट्स टोल्ड बाय द महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन। नाउ द टू शिफ्ट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमीज फ्रॉम नेशनल अकाउंटिंग टू पीपल। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? इट इज शिफ्ट फ्रॉम द इकोनॉमीज, जो इकोनॉमी पहले नेशनल इनकम के बेसिस पे डेवलपमेंट और डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की क्राइटेरिया सेट करती थी, अब वो ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है। फाइन। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, व्हाट डज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टेल अस टू अस। अब देखिए वैसे पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया, पहले दो इकोनॉमीज जो सेम लेवल पे होती थी, सेम जीडीपी है, उनको डेवलप्ड इकोनॉमी के क्राइटेरिया में रख दिया जाता था। पर अब जब ये रियलाइज किया गया कि रिसोर्स सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में भी नहीं होते, ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन भी होती है, अगर हम इनको नेशनल अकाउंटिंग में रखा जाए तो किसी भी इकोनॉमी की क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। किस तरीके से? सपोज करो ये इकोनॉमी है जिसकी 2 ट्रिलियन जीडीपी है, ये भी इकोनॉमी जिसकी 2 ट्रिलियन जीडीपी है, बट इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज हेल्दी, एजुकेटेड एंड स्किल्ड, बट यहाँ वाली पॉपुलेशन इज नॉट हेल्दी एजुकेटेड, तो दिस कंट्री इज कंसिडर्ड एज मोर डेवलप्ड देन दिस इकोनॉमी, because it matters how much your population is developed and educated. Fine. So HDI can also be used to question national policy questions like how 2 countries with the same level of GNI, gross national income, end up being different human development outcomes. ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई अगर 2 इकोनॉमी सेम इनकम अर्न कर रही है, उनके सिटीजन सेम इनकम अर्न कर रहे हैं, तो इनके ह्यूमन डेवलपमेंट की जो आउटकम्स हैं वो डिफरेंट क्यों हैं? बिकॉज हम तो ये नोशन बिलीव करते हैं कि अगर सिटीजन की इनकम इंक्रीज हुई तो डेफिनेटली वो एजुकेशन पे और स्किल डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे ध्यान देंगे, पर ऐसा अल्टीमेटली होता नहीं है, तभी गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि जीएनआई पीपीपी टर्म्स में क्यों डिफाइन करते हैं, मैंने पीपीपी टर्म्स आपको बताया था, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। इस परचेजिंग पावर पैरिटी में एग्जैक्टली हमें क्या बताना पड़ता है कि हमारे पास जो मनी है
क्या वो एक कंट्री में, सपोज करो इंडिया में और यूएस में सेम चीज़ परचेज करने के लिए लायक है, सेम चीज़ परचेज कर सकता है? तो अगर हमको पैरिटी लाना है, इक्वलिटी लाना है, सेम बेसिस पे लाना है कि इंडिया में अगर वो $1 से हम क्या परचेज कर सकते हैं और अमेरिका में कितना परचेज कर सकते हैं, अगर हमें ये इक्वल टर्म्स में लाना है तो हमें पीपीई टर्म्स में बताना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है। फाइन, तो अगर हमें बताना है कि हमारी इकोनॉमी, दोनों इकोनॉमी में कितना डिफरेंसेस है, उसको एलिमिनेट करके हमारी अपनी जीडीपी रिफ्लेक्ट करनी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। फाइन, तो पर जीएनआई पर कैपिटा पीपीई टर्म्स बेटर रिफ्लेक्ट द पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मली। इससे बेटर पता पड़ता है, अच्छे से पता पड़ता है अगर हम पीपीई टर्म्स में बताएंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन आवर ओन। अगर हम जीडीपी को सिर्फ हमारी डॉलर के बेसिस पे बता देंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा कि दो इकोनॉमीज कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि दो इकोनॉमी सेम लेवल पे है या नहीं है, पर पीपीपी से हमें पता पड़ेगा कि सेम टर्म्स में है या नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम 3 बेसिक क्राइटेरिया लेते हैं, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एंड नॉलेज। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, एजुकेशन मैटर करता है। एजुकेशन में क्या देखा जाता है कि कितने साल तक वो स्कूल गया और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना गया। तो एवरेज ईयर्स हर बच्चे का कितना स्कूलिंग रहता है और एक्सपेक्टेड ईयर्स कितने होते हैं, वो कितना एक्सपेक्टेड किया जाता है कि स्कूल जाएगा ही जाएगा। दूसरी चीज़ लेते हैं इसमें हम बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज इनकम बेसिस। हम देखेंगे जीएनआई, दैट इज पर कैपिटा इनकम ऑन द पीपीपी टर्म्स कितना है। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे हेल्थ के बेसिस पे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस बर्थ कितनी है, इसके बेसिस पे पता चलता है कि पॉपुलेशन हेल्दी कितनी है। फाइन, तो एचडीआई में हम 3 चीज़ें देखेंगे, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम। फाइन, अगर हम देखें तो अगर किसी भी इकोनॉमी का 0.8 से 1% तक है रैंक, अगर उनकी वैल्यू 0.8 से 1% तक है तो दैट इज़ वेरी हाई डेवलप्ड इकोनॉमीज है। 7 to 7.9 रहा तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है। 0.55 से लेकर 70 रहा, दैट इज अगेन अ मीडियम। अगर 0.55 से कम कोई भी कंट्री है, दैट इज अ लो ह्यूमन डेवलप्ड कंट्री, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है। तो ये क्राइटेरिया फॉर्म करता है और ऑन द बेसिस ऑफ यूएनडीपी जो बताता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है। ओके, तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में क्या हमको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अगर देखो कोई भी पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी और स्किल्ड है और प्रॉपरली हेल्थी भी है, उनकी इनकम भी अच्छी है, तो क्या हम देखते नहीं है उस सोसाइटी में उस पॉपुलेशन इज सेटिस्फाइड, वो अपनी गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड रहेंगी, वो अपने आसपास फैसिलिटीज से सेटिस्फाइड रहेंगी, उनमें कोई भी विद्रोह की भावना नहीं होगी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द पॉलिटिकल सिस्टम। इतना ज़्यादा कोई उनको, बिकॉज उनको बेसिक फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइडेड है बाय द गवर्नमेंट, उनको जो लाइफ को मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए चाहिए उनको प्रोवाइडेड है, तो वो इकोनॉमी मोर स्टेबल होगी देन द इकोनॉमी जहाँ पे एचडीआई, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट बुरा होगा। अगर किसी भी इकोनॉमी में ह्यूमन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, तो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पॉपुलेशन को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है, अगर उनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो डेफिनेटली उस कंट्री में जो पॉपुलेशन होगी वो गवर्नमेंट से डिससेटिस्फाइड रहेगी और हो सकता है कभी भी वो तख्ता पलट करने की कोशिश करे, या हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करे। फाइन, तो यही यहाँ पे हमें पता पड़ता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का रोल कितना है। बस जीडीपी हाई होने से रियल सिचुएशन नहीं रिफ्लेक्ट करती, ह्यूमन डेवलपमेंट बताता है। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हाई है तो स्टेबल गवर्नमेंट होगी, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी बेटर होगी, पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। पर अगर हम लो ह्यूमन डेवलपमेंट में देखें तो लेस स्टेबल गवर्नमेंट होगी, लेस स्टेबल गवर्नमेंट होगी, पोवर्टी देखने को मिलेगी, एजुकेशन पुअर रहेगा, हेल्थ फैसिलिटी पुअर रहेगी और साथ ही साथ इनकम भी कम ही रहेगी। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जीडीपी ही हमारे लिए सोल क्राइटेरिया नहीं है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप या डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्री डिक्लेयर करने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमें एक्चुअल रियल टर्म्स में बताना है कि कोई इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है। अब आप पूछेंगे कि ये एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो अदर सोशल क्राइटेरिया को क्यों नहीं इंक्लूड करता। जैसे हमारी इकोनॉमी में हमारी कंट्री में हम देखते हैं कि मेल और फीमेल के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं, उनके अपब्रिंगिंग में डिफरेंसेस होते हैं। मेल को जनरली बेटर एजुकेशन प्रोवाइडेड होती है, अच्छी कॉलेज फैसिलिटी प्रोवाइडेड करी जाती है, अच्छे कैंपसेस में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, साथ ही साथ हेल्थ फैसिलिटी पे ध्यान दिया जाता है
और उसके बाद उनको फ्रीडम होती है कि वो जिस प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं बना लें, पर वुमेन के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं ना। कई बार उनको उनकी एजुकेशन बीच में रोक के चाइल्ड मैरिजेस हो जाती हैं, इवन दो इट इज़ इलीगल। कई बार तो उनको अच्छे कॉलेजेस नहीं भेजते, या उनको फिर अगर वो अच्छे से अपनी कॉलेज कंप्लीट कर ले तो उनको अप्रूवल भी नहीं मिलता फैमिली से टू डू अ जॉब। तो ये हम सारी चीज़ें क्यों नहीं कंसिडर कर रहे अब एंड वाइल वी आर कैलकुलेटिंग द HDI? तो इसका रीज़न ये है कि इसके लिए हमने सेपरेटेड इंडेक्स फॉर्म किए हैं, जैसे जेंडर वेज गैप इंडेक्स है जो वेजेस डिसाइड बताता है कि वुमेन के और मैन के और फीमेल के कितने वेजेस में डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन इंडेक्स देखने को मिलता है जिसमें पता पड़ता है कि कितना डिफरेंसेस है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। तो और सारे इंडेक्सेस हैं एडिशनल टू द HDI जो बताते हैं कि कितना डिफरेंसेस है। पर ये HDI हेयर इट इज होलिस्टिकली टॉकिंग अबाउट कि किसी भी इकोनॉमी में ह्यूमन डेवलपमेंट होलिस्टिकली कैसा हो रहा है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बट एज अ होल अप्रोच। फाइन, अभी हम देखते हैं कि 2019 में जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें इंडेक्स में बारे में इंडिया के बारे में क्या कहा गया है। तो उसमें इंडिया को आउट ऑफ द 189 कंट्रीज 129th रैंक मिली है। तो 2019 वाली रिपोर्ट में इंडिया को 129th रैंक मिली है आउट ऑफ द 189 कंट्रीज विच इज़ वेरी लो, आई कंसिडर इट वेरी लो। तो इंडिया को 6.47 इज अ वैल्यू गेन बाय द इंडिया, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 0.55 से कम होना ही वेरी लेस ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज। तो इंडिया को तो 6.47 मिली है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट किस बेसिस पे काउंट किया जाता है, जैसे अभी हमने देखा कि हेल्दी पॉपुलेशन, नॉलेज के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे एंड द इनकम के बेसिस पे, दैट इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम रिसेंट रिपोर्ट देखें तो हमें पता पड़ता है कि इंडिया भी इज़ ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट। वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अपनी पॉपुलेशन पे स्पेंड कर रहा है। तो ग्रेजुअली हर एक हमारी कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रही है। पर ये सारी क्राइटेरिया हमें ओवरऑल ऑल ओवर द ग्लोब दिख रहा है। जिस तरीके से धीरे धीरे हर इकोनॉमिक टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में बेटर होती जा रही है, वो साथ साथ में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि उनकी सरकारें उनकी पॉपुलेशन के डेवलपमेंट में कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। तो हर सरकार अपने पॉपुलेशन की डेवलपमेंट पे जैसे जैसे उनकी GDP इंक्रीज हो रही है वो एक्सपेंडिचर कर रही है। फाइन, बट हमें एक बात के लिए परेशान होना चाहिए कि जिस तरीके से हम एफर्ट्स डाल रहे हैं पोवर्टी को हटाने के लिए, हंगर को हटाने के लिए, डिजीजेस को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, हमें नई तरीके की इनइक्वलिटीज़ देखने को मिल रही है। पहले हम बताते थे दो पॉपुलेशन में, दो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंसेस किस तरीके से हम मेजर करते थे कि ये कंट्री पुअर है, पोवर्टी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिजीजेस है। पर अब न्यू क्राइटेरियाज इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नई टेक्नोलॉजिकली हम देख सकते हैं कि कोई इकोनॉमी बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती है। अभी हम चाइना को देखते हैं कि वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग का एक सेंटर बना हुआ है, दैट टू ऑल्सो द इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। तो ये हम किस बेसिस पे बता सकते हैं कि अब डिस्पैरिटीज, अब डिफरेंसेस नए इमर्ज हो रहे हैं। पहले बहुत बेसिक डिफरेंसेस थे ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ हंगर, पर अब नए क्राइटेरिया उसमें ऐड हो रहे हैं कि कौन सी इकोनॉमी ज़्यादा एजुकेशन के लिए फ्रेंडली है, या कौन सी इकोनॉमिक एजुकेशन को प्रमोट करती है, कौन सी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकली एडवांस डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, या कौन सी इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दिया करती है। फाइन, तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट में जो हम पहले मेजर करते थे कि पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, अब हम मेजर नई चीज़ें क्राइटेरिया एडअप हो सकती हैं नियर फ्यूचर, जिसमें हम टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, इन सब को इंक्लूड करें टू काउंट हाउ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड। फाइन, अगर हमने इनको प्रॉपरली चेक नहीं किया, नए क्राइटेरिया को इंक्लूड नहीं करा, तो हम स्टिल ओल्ड बेसिस पे ही हमारी पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी पॉपुलेशन डेवलप्ड है और कौन सी पॉपुलेशन, कौन सा ह्यूमंस डेवलप्ड है और कौन सी नहीं है। बिकॉज विद द चेंजिंग टाइम नए क्राइटेरिया एड ऑन हो रहे हैं हमारी लाइफ में। पहले मोबाइल फोन्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर राइट नाउ इट इज़ अ बेसिक नीड। तो विद द चेंजिंग टाइम नई नई चीज़ें एड ऑन होती रहती हैं, तो उनको भी हमारे इंडेक्सेस में इंक्लूड होना चाहिए। अब लिमिटेशन क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के? सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि अगर हम एक कंट्री को देखें, सपोज करो चाइना को देखें, तो जो नॉर्थ चाइना है दैट इज पुअर, पर साउथ चाइना है इट इज़ वेल डेवलप्ड। तो जब भी हम HDI काउंट करते हैं तो हम चाइना को तो ओवरऑल करते हैं। तो ये जो इस सेक्शन है, इस सेक्शन का HDI इज गेटिंग सप्रेस्ड।
अब किस तरीके से, अब देखिए हमने HDI कैलकुलेट किया तो हमने ओवरऑल को कैलकुलेट करना था, हमने इस वाली कंट्री, इस वाले पोर्शन का नहीं बताया स्पेसिफिकली कि ये लीस्ट डेवलप्ड है, तो इसका जो जिस तरीके का डेवलपमेंट स्टेटस था वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ओवरऑल चाइना के HDI में। तो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस कि जो विद इन कंट्री डिफरेंसेस है HDI में वो रिफ्लेक्ट नहीं होते। साथ ही साथ जो HDI है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चीज़ें दिखाता है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्ग टर्म के बारे में बता देगा कि कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज द बर्थ है, पर शॉर्ट टर्म में नहीं बता रहा कि कौन कौन सी रिसेंट डिजीजेज आ रही हैं जिनको एलिमिनेट करना है। अगर ये डिजीजेज किसी कंट्री ने एलिमिनेट नहीं करी तो वो कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट में इंप्रूव नहीं कर रही है। तो वो लॉन्ग टर्म में बता रहा है कि कितनी पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेड एज है, पर शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा। साथ ही साथ ये क्या बता रहा है, मैंने जैसे आपको बताया, अगर इनकम के केसेस के बाद बता रहा चाह रहा है कि GNI PPP टर्म्स में कितनी है, पर ये नहीं बता रहा कि वेलफेयर कितना है। अगर सपोज करो किसी भी इकोनॉमी का GDP बहुत ज़्यादा है, किसी भी कंट्री का GDP बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है वो कंट्री ज़्यादातर अपना एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर पे ना करते हुए, सोशल सेक्टर्स पे खर्चा नहीं करके वो डिफेंस सेक्टर पे एक्सपेंडिचर कर रही हो। फाइन, ये भी तो हो सकता है कि वही इकोनॉमी की GDP बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है पर वो एजुकेशन स्किल पे हेल्थ पे एक्सपेंडिचर नहीं करते हुए वो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रही हो, तो क्या इसका बेनिफिट पॉपुलेशन को मिल रहा है? नहीं मिल रहा डायरेक्टली, इसका डायरेक्ट बेनिफिट पॉपुलेशन को नहीं मिल रहा। तो वेल्थ तो इंक्रीज हो गई पर वेलफेयर इंक्रीज नहीं हुआ पॉपुलेशन का। फाइन, तो मनी टर्म्स में तो वो इंक्रीज हो गई पर पॉपुलेशन को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं मिला। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि कई इकोनॉमीज वॉर के थ्रेट में है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है नहीं मिल रहा, जो बेसिक नीड है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, ये सारे क्राइटेरिया ये सोशल क्राइटेरिया हमने HDI में इंक्लूड नहीं करे। कई बार तो जो डेटा होता है वो सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया जाता, तो वो भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन फैक्टर है कि टाइम टू टाइम हम नए क्राइटेरियाज को, जैसे विद द चेंजिंग टाइम जो नए क्राइटेरियाज ऐड ऑन हो रहे हैं ना ही उनको ऐड कर रहे हैं, और कई बार जो डेटा को अपडेट करने में भी मिस्टेक्स कर दे रहे हैं। तो ये है लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज HDI। अब गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं कि गवर्नमेंट ने HDI को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। जैसे हम हमेशा सुनते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है। ये सारे एफर्ट्स अगर हमारे सक्सेसफुल हो गए तो अल्टीमेटली हमारा HDI, जिसमें हमारी हेल्थ भी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर काउंट होती है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने ये टारगेट्स अचीव कर लिए हमारा HDI में भी रैंकिंग इंप्रूव होगा। गवर्नमेंट ने रिसेंटली समग्र शिक्षा स्कीम लॉन्च करी थी। इसका बेसिक एम ये था कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इसको इम्प्रूव करना है। तो समग्र शिक्षा इज अ इंटीग्रेटेड स्कीम जिसमें ओवरऑल स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ अभी हमने रिसेंटली देखा था कि गवर्नमेंट ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी थी। इस पॉलिसी का मेन एम ये था कि हमें इस तरीके से एजुकेशन, अपकमिंग जनरेशन को एजुकेशन इस तरीके से प्रोवाइडेड हो कि उनका स्किल डेवलपमेंट भी हो, उनको वोकेशनल कोर्सेज भी प्रोवाइडेड किया जाए, उनको रोड लर्निंग पे नहीं पर अब विद द चेंजिंग टाइम जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। हमने ये भी देखा है कि इंडिया में मिड डे मील स्कीम्स प्रोवाइडेड होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में। क्यों? बिकॉज ये इंडिया को पता है कि कई बार तो बच्चे जस्ट टू गेट द वन मील, एक बार का खाना लेने के लिए भी स्कूल में वो रेगुलरली आते हैं। अगर वो स्कूल में रेगुलरली आएंगे तो उनकी अटेंडेंस बढ़ेगी, इससे उनका अटेंडेंस भी बढ़ रही है, उनका एजुकेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। तो अगर हम इन सारे एफर्ट्स को देखें, ये सारे एफर्ट्स ही हमारी पॉपुलेशन को डेवलप करने के लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल है। फाइन, तो दैट इज अ एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम इंडिया का रोल देखें SDG में भी, तो इंडिया कंटिन्यूसली एफर्ट्स डाल रहा है ताकि वो SDG की टारगेट विच इज हैज़ टू बी अचीव बाय द 2030। SDG टारगेट कब फॉर्म हुए थे? 2015 में, और इनको अचीव करना है बाय द 2030। तो इंडिया इज कंटिन्यूसली मेकिंग एफर्ट्स टू अचीव दिस SDG टारगेट्स एज वेल। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्किल डेवलपमेंट। अब आप पूछेंगे स्किल डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या? हमने अभी तक क्या बात करते हैं कि हमारी स्कूल एजुकेशन होती है, कॉलेज एजुकेशन होती है, जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सपोज करो कोई पर्सन एजुकेटेड है पर उसको जॉब नहीं मिल रही। क्यों? बिकॉज उसके पास स्किल्स नहीं है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर कंपनी में, फर्म में रिक्वायर्ड होते हैं।
तो जब वो पर्सन एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी वो स्किल्स में लैक कर जाता है तो उसको जॉब नहीं मिलती, देन पर्सन विल बी ईदर दैट पर्सन, हो सकता है वो पर्सन अपने स्किल अपने एजुकेशन से कम लेवल वाली जॉब करने के लिए अग्री कर जाए, बिकॉज उसको हो सकता है बहुत प्रेशर हो जॉब करने का, तो वो ऐसी जॉब को ज्वाइन कर ले जो उसके एजुकेशन जिस तरीके की उसने एजुकेशन ली है उससे कम स्टेटस की उसको जॉब प्रोवाइड करता है। या ऐसा हो सकता है वो पर्सन अनएम्प्लॉयड ही रहे बिकॉज उसको जॉब मिल ही नहीं रही जिसके लिए उसने पढ़ाई करी थी। फाइन, तो बेसिकली एम ये है कि हम जिस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ हम अपनी जो यूथ है, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हम स्किल्स भी प्रोवाइड करें ताकि जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें तो उनके पास वो काबिलियत हो, ताकि वो उनके पास वो काबिलियत हो कि वो अपनी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट होने चाहते हैं वहाँ पे उसको काम करने के लिए ट्रेंड हो। फाइन, तो स्किल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोफिशिएंसी दैट इज एक्वायर्ड और डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। तो हम रेगुलरली जब सीखते रहते हैं किसी चीज़ को, पर्टिकुलरली किसी टेक्निकली इंपॉर्टेंट चीज़ को अगर हम सीखते रहते हैं तभी हम उसके लिए ट्रेन हो पाते हैं और उसको इजीली कर पाते हैं। फाइन, तो इट स्ट्रेंथन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट डिमांड्स एंड हेल्प बेनिफिट फ्रॉम द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो विद जैसे हमें पता है वर्ल्ड कितना फास्टली चेंज हो रहा है, ठीक है, नई नई कंपनीज आ रही है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इन सब के लिए चाहिए नई स्किल्स, ठीक है, उसको नई स्किल्स को हमारे मार्केट में हमारी पॉपुलेशन के पास होना चाहिए तभी उनको उसकी रिक्वायर्ड जॉब मिल पाएगी। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि सिर्फ हमारा जो सिलेबस बेस करिकुलम बेस हमारी एजुकेशन ना हो, हमें वो स्किल्स भी प्रोवाइडेड हो जो विद द चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो, विद द चेंजिंग वर्ल्ड टाइम वो उनके लिए रिक्वायर्ड है। तो द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स इज असेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, जब हमारी प्रॉपर्टी स्किल्ड होगी तभी उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमी का ओवरऑल ग्रोथ होगा एंड डेवलपमेंट होगा। फाइन, अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट देखें तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है अमंग द अर्बन पॉपुलेशन 15 to 29 ईयर्स की पॉपुलेशन है, इट इज़ अराउंड 23.7%। तो सोचिए जो अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन है जो एजुकेटेड है उनमें से 24% मतलब 1/4 तो पॉपुलेशन के पास जॉब नहीं है। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे। जैसे मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन रिसोर्स उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी पोटेंशियल को जब हम रियलाइज नहीं कर रहे तो वो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण, डिविडेंड बनने के बजाय वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उनकी ये पॉपुलेशन को, इस रिसोर्स को हम इनकम जनरेट करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे, ये हमारे पर बर्डन बनता जा रहा है, जिनके हमको टेक केयर में, जिनको हमें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमारा इनकम, हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये पॉपुलेशन हमें इनकम जनरेट करके नहीं दे रही, ये पॉपुलेशन हमारे पे डिपेंडेंट बन गई है, जिसको हमारे पर बर्डन बन गई है, जिनको हमें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ रही है। फाइन, तो इंडिया में अगर देखें तो 8 मिलियन न्यू जॉब सीकर्स एंटर इंडिया। इंडिया में हर साल करीबन 8 मिलियन नए लोग ऐसे एंटर करते हैं जिनको जॉब चाहिए होती है, जिसमें से सिर्फ 5.5 मिलियन लोगों को मिल पाती है, जिससे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अभी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हाईएस्ट इन 45 ईयर्स। फाइन, हमारा 45 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। 8 मिलियन लोग हर साल जॉब के लिए डिमांड के लिए नए एंटर करते हैं, जिनमें से सिर्फ 5.5 को जॉब मिलती है। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? जब भी किसी को, किसी भी पॉपुलेशन के किसी भी सिटीजन को अगर जॉब नहीं मिलती है तो वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाता और देयर इज़ वेरी हाई चांसेस कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को, सोशल अनरेस्ट को अगर हमें स्टॉप करना है तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी जनरेटेड हो। फाइन, अगर हम देखें तो इंडिया में करंटली जो जिस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिस तरीके की स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। अगर वैसे तो हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन स्किल्ड ट्रेनिंग लेती ही नहीं है। फाइन, वो सिर्फ एजुकेशन करते हैं वो स्किल ट्रेनिंग लेते हैं। जिस तरीके का डेटा देखें तो ओनली 2.3% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया जो फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग लेते हैं। और अगर हम यूके देखें, जर्मनी देखें तो यूके में 68% लेते हैं, 75% इन द जर्मनी, अमेरिका में 52%, जापान में 82% और हमारे यहाँ पे सिर्फ 2.3% वर्कफोर्स स्किल ट्रेनिंग लेती है। और जिस तरीके की वो स्किल ट्रेनिंग लेती भी हैं, जिस तरीके की उनकी ट्रेनिंग होती है उस पर्टिकुलर स्किल, उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिलती बिकॉज इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स नहीं मिल रही।
जिस तरीके का उनको काम करना है उसके अकॉर्डिंग उनको स्किल्स नहीं मिल रही, अलग इतने कम लेवल की, इतनी पुअर लेवल की स्किल्स प्रोवाइडेड की जाती है कि फिर भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए कंपैटिबल नहीं बनते। ठीक है, तो अगर हम रिसेंट सर्वे देखें तो 48% ऑफ द इंडियन जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इस कारण नहीं एम्प्लॉय कर रहे हैं सिटीजन्स को, बिकॉज उनके पास स्किल्स नहीं है। इंडिया में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए उन सिटीजन्स को, उन एजुकेटेड पॉपुलेशन को जॉब नहीं मिल रहा। तो सबसे पहला रीज़न तो हमारा ये भी है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम इस तरीके की है कि उनको स्किल्स नहीं मिलती, और सेकेंडली एम्प्लॉयर्स भी इसलिए जॉब प्रोवाइड नहीं करते बिकॉज उनके पास भी उतनी जॉब्स अवेलेबल है ही नहीं, फाइन, उतनी वैकेंसीज है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए थे स्किल इंप्रूवमेंट करने के लिए? उन्होंने स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने मिनिमम 300 मिलियन स्किल पीपल को 300 पीपल को स्किल करने के लिए 2022 तक का टारगेट रखा था। तो गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम में 300 मिलियन पीपल को बाय द 2022 ट्रेन करने की एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। साथ ही साथ हमने जो 2015 में देखा था, गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च करी थी, जिसके अंदर फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टू द यूथ, सो दैट वो के स्किल्स को एक्वायर कर सके। गवर्नमेंट ने एक एक्सक्लूसिवली नई मिनिस्ट्री फॉर्म करी थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मेन एम क्या था कि स्किल प्रोवाइड करना, देखना, उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना। जिस भी पर्सन ने स्किल्स एक्वायर कर ली है, कोई भी पर्टिकुलर स्किल, ठीक है, सपोज करो कंप्यूटर के बेसिस पे या कोई किसी और सेक्टर में, उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन भी चाहिए होता है, तो ये प्रोवाइड करना। उसके बाद उनके आउटकम देखना, उनका टेस्ट लेना कि उनको कितना समझ में आया, और नए से नए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ITI जो होते हैं, जहाँ पे स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको डेवलप करना। ये सारा काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो 2014 में जब ये नई गवर्नमेंट आई थी, तब इन्होंने ये मिनिस्ट्री नई बनाई थी। अब इसका लेकुना क्या रह जाता है स्किल डेवलपमेंट का? ये जो स्किल ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, उसका लेकुना क्या रह जाता है कि इंस्पाइट गवर्नमेंट ने ये बोला था कि 300 मिलियन यंग पीपल को 2022 तक स्किल्स मिलेगी। अगर हम 2018 के एंड तक देखें तो ओनली 25 मिलियन लोगों को ट्रेन किया गया है इसके अंदर। और इसका सबसे मेजर रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने प्रॉपरली फंडिंग ही नहीं प्रोवाइड करी गई है फॉर द ट्रेनिंग। ठीक है, तो पहले जब हम टारगेट रख रहे 300 मिलियन का, अब हम पहले बस 25 मिलियन का अभी तक कर पाए। साथ ही साथ इसका मेजर रीज़न क्या है कि स्पेंडिंग नहीं करी है, फंडिंग नहीं करी है, और जिस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है, जिस तरीके से इस पर प्रॉपरली अटेंशन पे करना चाहिए था स्किलिंग पे, वो उतना करा नहीं जा रहा। और जिन लोगों को स्किल कर भी दिया, उनको आफ्टर स्किलिंग भी जॉब नहीं मिल रही है, बिकॉज उनको प्रॉपर अप टू द लेवल सही तरीके की स्किल्स नहीं मिली है। तो स्किल ट्रेनिंग में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी लो है, जॉब्स कम अवेलेबल है। साथ ही साथ हमें ये स्किल्स नहीं मिलती कि हम खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकें। हम हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लग जाए। हमारी पॉपुलेशन को हमें इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करें। अगर वो खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे तो वो खुद भी वर्किंग है, ओके, और साथ ही साथ वो 10 और 15 पीपल को और भी साथ में जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया में इससे एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाएगी। कैसे पता लगता है कि ये जो स्किल पॉपुलेशन खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज ओनली 24% ऑफ द ट्रेनीज स्टार्टेड देयर बिजनेसेस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा। बिकॉज ओनली 10,000 पीपल अप्लाइड फॉर द मुद्रा लोन। मुद्रा लोन जो खुद के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था, ओनली 10,000 लोगों ने उसको अवेल करने के लिए अप्लाई किया है। फाइन। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी ये अवेयरनेस जनरेट करनी है हमें कि तुम्हारी एजुकेशन के साथ साथ तुम्हारी स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तभी तुम्हें अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब मिलेगी और तुम उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर पाओगे। हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी लोग स्किल्ड पॉपुलेशन को जॉब नहीं देना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज उनके पास अभी इतनी जॉब्स है ही नहीं कि वो रिक्रूट कर सकें। तो गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पे एनालाइज करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, स्पेंडिंग करनी चाहिए, ताकि तभी काम आगे बढ़ता है। फाइन। अब हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड आगे क्या कर सकती है। तो गवर्नमेंट को एजुकेशन और ट्रेनिंग साथ साथ में स्कूल और कॉलेजेस में कंटिन्यू करनी चाहिए। उसके लिए एक्सक्लूसिवली आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए। साथ साथ में जब जब बच्चों की स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी वहीं पे प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि इंटर्नशिप में होता है, वो सेम चीज़ गवर्नमेंट को हर
कोर्सेज में, हर एजुकेशन में के हर कोर्सेज में इंक्लूड करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें और ज़्यादा IT या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए जो रेगुलरली स्किलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। हम खुद के भी इंडिया को अगर स्किलिंग करनी ही है तो खुद के भी पुराने जो लेकुनाज रह चुके हैं उनसे सीखना चाहिए, और साथ साथ और जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने, चाइना है, जर्मनी है, जापान है, जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड कर लिया, उनसे भी हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हम प्रॉपरली स्किल सर्वे करें। हम एम्प्लॉयर से जाके पूछें कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी पर्सन से जो उनके यहाँ पे वर्क करने आएगा, कोई भी एम्प्लॉय जो उनके यहाँ पे वर्क करने को आएगा, उनसे हमें एम्प्लॉयर से पूछना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्किल। फाइन, तो ये था स्किल डेवलपमेंट के बारे में। अब एक बार देखते हैं सेंसस। सेंसस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। देखिए, सेंसस हम सब जानते हैं, बचपन से सुना होगा। इसमें क्या करते हैं हम कि हमारे घर के पास जनरली ऑफिसर्स आते हैं, वो उनके पास फॉर्म्स होते हैं, वो पूछते हैं कि घर में कितने लोग हैं, फिर वो और भी क्राइटेरिया पूछते रहते हैं कि कौन एम्प्लॉयड है, कौन अनएम्प्लॉयड है, फिर वो पूछते हैं कितने मेल है, कितने फीमेल है, फिर उसके बाद वो एजुकेशन के बारे में पूछते हैं। तो गवर्नमेंट थ्रू द सेंसस एवरी 10 ईयर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। अब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट क्यों की जाती है? सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट को जब पॉलिसी बनानी है तो उनके पास भी डेटा होना चाहिए ना कि हमारी इतनी यंग एज पॉपुलेशन है, इतनी ओल्ड एज पॉपुलेशन है। तो अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए कोई टारगेटेड स्कीम्स लानी चाहिए तो उनको पता होना चाहिए कि नंबर कितने हैं, ओल्ड एज नंबर कितने हैं। अगर उन नंबर का पता होगा तभी हम उतना बजट रिलीज कर पाएंगे, उतने लोगों के लिए अगर ओल्ड एज बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर हमें पता चल गया ये हमारी यूथ पॉपुलेशन है जो विच इज़ रिक्वायरिंग द जॉब्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितने यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयड है, फिर उनके लिए हम उसके लिए टारगेटेड स्कीम लॉन्च करेंगे। तो डेटा होना ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ कलेक्टेड थ्रू द सेंसस। ये सेंसस अभी से नहीं, इंडिया में एंशिएंट टाइम से स्टार्ट हो गया था। ऋग्वेदा में भी हमें देखने को मिलता है, ऋग्वेदा में भी हमने को देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन का काउंट किया जाता था। साथ ही साथ अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखें तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन का जब टैक्सेशन करते टाइम पहले ये डेटा एनालाइज किया जाता था कि कितनी पॉपुलेशन है जो टैक्स पे करने लायक है। अगर हम अकबर का एन ए अकबरी देखें तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन का बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स है, प्रॉपर डेटा है कि कितने पॉपुलेशन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, कितना रेंट पे कर रहे हैं, कितना उनके पास लैंड है, एवरी डेटा इज कलेक्टेड। हर गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है ना, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन या कुछ भी स्टेप्स कैसे ले सकते हैं। तो हर 10 साल में इंडिया में ये डेटा सेंसस के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था बिटवीन 1865 टू 1872, पर ये बहुत इरेगुलर था, कभी होता था कभी नहीं होता था, कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है तो कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं हो रहा है। पर ये जो यूनिफॉर्मली स्टार्ट हुआ कलेक्ट करना सेंसस डेटा, इट स्टार्टेड फ्रॉम द 1881 और उसके बाद हर 10 साल में ये कलेक्ट किया जा रहा है। तो अभी हम जब 2020 में जी रहे हैं तो हमारा लास्ट सेंसस था 2011 का, और नेक्स्ट सेंसस का डेटा रिलीज होगा फॉर द 2021, ठीक है, जिसके लिए ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। अगर हम 2021 का सेंसस देखें तो ये 16 सच एक्सरसाइज है और 8th है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले हम 8 बार कर चुके हैं और इंडिपेंडेंस के बाद हम 8 बार कर चुके हैं। तो हर 10 साल में ये सेंसस कलेक्ट किया जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चनर होता है, जो सेंसस ऑफिसर होता है, जो ऑफिसर हमारे घर पे आता है उसके पास क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन क्वेश्चंस होते हैं, उसी में जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उसको इन्फॉर्मेशन को फुलफिल करना पड़ता है। कोई एडिशनली वो सेंसस ऑफिसर अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, प्रॉपर फॉर्म्स प्रॉपर फॉर्म्स फॉर्मुलेटेड होते हैं और उनमें इन्फॉर्मेशन फिल कर जाती है। पर जो 2021 का सेंसस होगा उसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, वो भी 2 डिफरेंट राउंड में। पहली बार तो हाउस होल्ड शेड्यूल होगा, इसमें तो जो सेंसस ऑफिसर घर पे आएगा और वो डेली जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो अपना पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन करके जाएगा जो भी उनके पास फॉर्म होंगे। पर दूसरा एक और राउंड होगा जिसमें हेड काउंट होगा, उसमें इंडिविजुअली हर पॉपुलेशन से पूछा जाएगा कि किस तरीके का जो भी उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। तो पहले हाउस होल्ड लेवल पे लिया जाएगा, बाद में इंडिविजुअल लेवल पे लिया जाएगा आफ्टर द 6 मंथ्स। तो जब हाउस होल्ड शेड्यूल हो जाएगा उसके 6 महीने बाद हर इंडिविजुअल से इंडिविजुअल बेसिस पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। फाइन, तो सेंसस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमारे पास डेटा है। जब डेटा है उसी के बेसिस पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा, उसी के बेसिस पे एक्शन लिए जाएंगे।
साथ ही साथ अगर फाइनेंस कमीशन है, उनको भी किसी स्टेट्स को ग्रांट्स प्रोवाइड करने हैं, तो जब उसको पता होगा कि इस स्टेट में ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट को ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड किए जाए, बिकॉज इनको रिक्वायर्ड है। फाइन, तो ये सेंसस डेटा के बेसिस पे फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन भी होता है। ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या करता है स्पेसिफिकली, ये जो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करने में भी डीलिमिटेशन कमीशन सेंसस का डेटा यूटिलाइज करता है। अगर हमें बताना है कि ये पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की और ये पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा की, तो ये डिफाइन करने के लिए हमारे पास सेंसस का डेटा होना चाहिए, जिसमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन कितनी है। हमेशा हर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन सेम रहनी चाहिए। तो हमें कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमार्केट करनी है, स्पेसिफिकली बतानी है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन सेम होती है, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेंसस। ओके, तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में, सब में सेंसस का डेटा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 2021 में तो डिजिटल डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो पहली बार है कि डेटा पेपर फॉर्मेट में नहीं होगा, इस बार मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि कास्ट सेंसस भी कलेक्ट किया जाता था। बस 2011 वाले सेंसस में हमने देखा कि बहुत बार न्यूज़ में भी था कि 2014-15 में SECC सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस रिलीज होगा, पर इस बार 2011 वाले सेंसस में ये डेटा कलेक्ट जरूर किया गया था, SECC वाला कास्ट डेटा कलेक्ट जरूर किया गया था पर रिलीज नहीं हुआ। और पर 2021 वाले सेंसस में ये डेटा कलेक्ट ही नहीं किया जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट कंसिडर कि कास्ट डेटा कलेक्ट करना इज इम्पॉर्टेंट। सबसे अच्छी बात यह है कि 2011-21 वाले सेंसस में 2021 जो नेक्स्ट सेंसस है उसमें ट्रांसजेंडर भी एक नया ऑप्शन कंसिडर किया गया। पहले सिर्फ मेल एंड फीमेल होता था, और 2021 में ट्रांसजेंडर इज अ न्यू कैटेगरी इन द जेंडर क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट चीज़ सबसे बड़ी हमें ये देखना है कि चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है सेंसस के डेटा के साथ। अगर हम डिजिटल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और अभी तक इंडिया में कोई भी डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है, कभी भी हर पर्सन को डर रहता है कि उनका डेटा लीक हो सकता है, तो डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो जब हम डिजिटल डेटा पे मूव कर रहे हैं 2021 वाले सेंसस में, तो हमें सबसे पहले ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए ताकि लोगों का डेटा कहीं पे भी लीक ना हो जाए। फाइन, साथ ही साथ कई बार तो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाते भी हैं सेंसस कमिश्नर के साथ, तो मेक श्योर करना चाहिए कि लोगों को अवेयर करें कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपका डेटा रिलीज होगा, और अगर आप इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं तो ये आपके लिए खुद के लिए गलत है। फाइन, अब गवर्नमेंट और क्या रेमेडियल मेजर्स ले सकती है सेंसस को सही तरीके से फॉर्मुलेट करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें ट्रेन करना है सेंसस ऑफिसर्स को भी कि वो किस तरीके से पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करें और उनका डेटा कलेक्ट करें। गवर्नमेंट को ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए मास मीडिया में और बैनर्स के थ्रू भी, ताकि पॉपुलेशन को अवेयर करें कि सेंसस उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसी के बेसिस पे उनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो डरते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए सेंसस कमिश्नर के सामने, ऑफिसर के सामने, वो उनका ये डर हट जाए और वो बहुत कंफर्टेबल फील करें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, विच इज़ वॉट एवर इज आस्क्ड बाय द ऑफिसर। फाइन, अभी हम देखें तो ये जो डेटा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो और अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में सही तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो के टारगेट्स अचीव हो, तो सेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर किसी को इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, हमने बहुत बार बच्चों से बचपन में भी स्कूल में पढ़ा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और इसकी एक डेफिनेशन हमें सबको याद है कि जो डेवलपमेंट इस तरीके का हो कि फ्यूचर जनरेशन को उसके कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बियर नहीं करने पड़े, उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेम इज कि यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, साथ ही साथ हमारे आसपास वाले एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं हो, और डेवलपमेंट सबका हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, ऐसा डेवलपमेंट जो हम आज हमारा भी डेवलपमेंट कर ले, सबका डेवलपमेंट कर ले, फ्यूचर जनरेशन को भी उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बियर नहीं करने पड़े, और आसपास हमारे एनवायरनमेंट को भी उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो।
ओके तो सबसे पहले इसको किसने दिया था, इसको दिया था ब्रुटलैंड कमीशन ने इन इट्स रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर इन 1987। तो फर्स्ट टाइम इसकी बात करी गई थी ब्रुटलैंड कमीशन द्वारा आर कॉमन फ्यूचर में 1987 में। इसमें बात करी जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ की भी, सोशल इंक्लूजन की भी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की भी। ठीक है, तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि मॉनेटरी टर्म्स में भी डेवलपमेंट हो, सोशली सबका डेवलपमेंट हो, इन द हेल्थ वाइज, इन द इनकम वाइज एंड इन द एजुकेशन वाइज, और साथ ही साथ ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो कि हमारे आसपास का एनवायरमेंट डैमेज हो रहा। फाइन, तो अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्यों है। हम ये देखते हैं कि हमारा जो रिसोर्सेज को हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो कंज्यूमरिज्म हमारा का नोशन है जिसमें हर कोई बिलीव करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हो, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो काफ़ी सारी जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। रिसोर्सेज का जब हम ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो कई ज़्यादा स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती जा रही है अर्थ पे से। साथ ही साथ हमारे जो मरीन स्पीशीज़ है उनका 60% डिक्लाइन हुआ है इन द नंबर, मतलब वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है बिकॉज हमने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा किया है। हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते जा रहे हैं डे बाय डे। हम जिस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है। तो हमारी नीड ऑफ द आवर ये है कि जो फूड है वो तो बेसिक नेसेसिटी है हर इंसान की, हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें बिकॉज हमारा जो लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रेड होता जा रहा है। जब हमारा लैंड डिग्रेड होता जा रहा है तो हमारा जो एग्रीकल्चर होगा वो इन द नियर फ्यूचर इट विल नॉट बी गुड। ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड का प्रोडक्शन विल बी लेस, और अगर फूड का प्रोडक्शन इज लेस तो हमारे को क्या चाहिए कि हम एग्रीकल्चर जो लिमिटेड लैंड है जो फर्टाइल है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दें। फाइन, और नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन द वाटर स्केर्स एरिया बाय द 2025। तो सोचो 5 साल बाद ही हमारी 2/3 पॉपुलेशन तो वाटर स्केर्स एरिया में, वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में, जहाँ पे वाटर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है वहाँ पे रह रही होगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो इकोलॉजी का एनवायरनमेंट का बैलेंस है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसके कारण जो सी लेवल राइज, कोई छोटे छोटे आइलैंड होते हैं बिटवीन द ओशियंस, कोई पैसिफिक ओशन के बीच में या इंडियन ओशन के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं। तो जैसे ही बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो माउंटेन्स हैं, जो हिमालयस हैं, उनका आइस है वो मेल्ट हो रहा है और अल्टीमेटली ये आइस मेल्ट होके कहाँ आ रहा है, मेल्ट होके थ्रू द रिवर्स ओशंस में मर्ज हो रहा है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है कि जो ओशन का लेवल है, सी लेवल है, वो राइज कर रहा है। सी लेवल राइज करने से ये जो कई बार ये जो आइलैंड है ये डूब जा रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली हमने देखा भी कि इंडोनेशिया ने भी अपनी कैपिटल चेंज करी है। क्यों? बिकॉज जो उसकी कैपिटल थी जकार्ता, दैट इज गेटिंग सबमर्ज्ड इन द वाटर, वो वाटर में डूबने वाली है, इसलिए उसने अपनी कैपिटल कहीं और चेंज करी है। ठीक है, तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही बात की जाती है कि एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इनकम डेवलपमेंट, हमारी पॉपुलेशन की इनकम ग्रोथ भी हो, वेल्थ इंक्रीज हो, और जो पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंसेस है कि ज़्यादातर इनकम जो रह जाती है वो हायर स्टेटा पे रह जाती है, लोअर स्टेटा तक उसके बेनिफिट्स नहीं पहुँचते। इन इनइक्वलिटी को हमको रिड्यूस करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है ताकि सबका डेवलपमेंट हो। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी कम्युनिटी ओवरऑल डेवलप कर रही हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि बस मेल इस बेनिफिट्स का, इस सारी अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठा पाए, फीमेल का भी इक्वली उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी और सबका ग्रोथ हो। फाइन, साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हम एनवायरनमेंट को ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, हम एनवायरनमेंट को ओवर एक्सप्लॉइट ना करें और रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए। ठीक है, बट इश्यूज़ क्या आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में। अब आप इस तरीके से देखिए, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, जनरली ये स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। अब उन्होंने उस टाइम पे ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके डेवलप्ड कंट्रीज बन चुके हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड दे चुके हैं, बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर चुके हैं। पर डेवलपिंग कंट्रीज़ जिन्होंने अब रिसेंट ईयर्स में इंडिपेंडेंस लेके अब काम करना स्टार्ट किया है खुद के डेवलपमेंट में, उनको ये क्राइसिस फेस करना, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि जो डेवलप्ड है वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमीज डेवलप कर चुकी है, वो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर चुकी है, पर जिस तरीके का भी हमारा एनवायरनमेंट है जो हार्म हो चुका है इस डेवलपमेंट से, अब डेवलपिंग इकोनॉमी के पास बहुत कम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ रह गई है ताकि वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सके। तो बिकॉज ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है उन्होंने पहले ही डेवलपमेंट फेज को अचीव कर लिया है और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर दिया
किया है, बिकॉज ऑफ दैट डेवलपिंग इकोनॉमीज के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है डेवलप करने के लिए, ओके, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर लैगिंग बिहाइंड। तो यही है कि कोई भी नहीं चाहता कि वो डेवलपमेंट का फेज रोके, पर हर कोई चाहता है कि एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, पर ये भी कोई नहीं चाहता कि उनकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट ना हो। ये तो सेम बात हो गई कि हम चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट भी हो पर आसपास वाला एनवायरनमेंट हार्म भी नहीं हो। ये नियरली इम्पॉसिबल है। हमें या तो हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि रिसोर्सेज का जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पे डिपेंडेंट रहे, फाइन। पर हम ये चाहते हैं कि हम कोल का यूज़ करते हुए, एक्सप्लॉइटेशन करते हुए हम डेवलपमेंट कर ले पर एनवायरनमेंट भी हार्म नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए बस एक ही टेक्निक है कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहे, ऐसे क्लीन एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहे ताकि एक्सप्लॉइटेशन एनवायरनमेंट का कम से कम हो और साथ ही साथ डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे और हमारे आसपास जो बायोडाइवर्सिटी है उनको भी हार्म नहीं हो। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया है, ठीक है, उन्होंने नई नई मेडिसिन्स लाई हैं या नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया है। अब वो उन्होंने क्या किया है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उन्होंने IPR ले लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब अगर उनको परचेज करना है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कारण ये डेवलप्ड इकोनॉमीज के पास उस प्रोडक्ट के लिए राइट है, वो कोई भी विदाउट परमिशन उसको सेल नहीं कर सकता, सेम टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दैट जो पुअर इकोनॉमीज है उनको वो सर्विसेज, वो प्रोडक्ट से वो उनको अवेल नहीं हो पाते। क्यों? एक तो वो प्रोडक्ट बहुत हाई प्राइस है और ऊपर से उस टेक्नोलॉजी पे, उस नॉलेज पे IPR ले लिया गया है, मतलब कॉपीराइट जैसे चीज़ ले ली गई है, वो इन्फॉर्मेशन लीस्ट पुअर इकोनॉमीज के साथ शेयर नहीं होगी। तो जो पुअर इकोनॉमीज है वो खुद को डेवलप नहीं कर सकते। ऑल्दो रिसर्च हो चुकी है वर्ल्ड में, उसका सोल्यूशन निकल चुका है, पर वो बेनिफिट्स पुअर इकोनॉमी तक रीच क्यों नहीं हो पा रहे? बिकॉज जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उन्होंने उस पर पेटेंट ले लिया है, उन्होंने उस पर कॉपीराइट ले लिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले लिया है, फाइन। तो अगर हमें चाहिए कि वर्ल्ड में सबका डेवलपमेंट हो और जिस तरीके से हमारे आसपास क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका बेनिफिट डेवलपिंग इकोनॉमीज भी उठा पाए, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम ये जो IPR वाला सिस्टम है उसको अबॉलिश करें, ठीक है। या तो ऐसी सर्विसेज स्पेशली पुअर इकोनॉमीज को तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए। तो अगर हमारे आसपास जिस तरीके से हम एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है कि सी लेवल राइज हो रहा है, कई सारे आइलैंड तो डूब जा रहे हैं, साथ ही साथ कभी हमें ड्रॉट दिखती है तो किसी एरिया में, इंडिया में हम देखते हैं मानसून के टाइम पे कभी किसी एरिया में तो ड्रॉट है तो किसी एरिया में हमें फ्लडिंग वाली सिचुएशन दिखती है। अब फ्लडिंग होगी तो सॉइल इरोजन भी होगा, मिट्टी बह के चली जाएगी, तो उसके साथ क्या होगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा तो हमारी GDP भी लो रहेगी, साथ ही साथ हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, पॉपुलेशन को जितना खाना चाहिए उस पर भी उनका इम्पैक्ट आएगा, फाइन। अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रही है, फॉरेस्ट को काट दे रही है, तो उससे हमारा अगेन क्लाइमेट पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो हमें हमारा डेवलपमेंट इस तरीके से करना चाहिए ताकि हमारा प्रेजेंट डेवलपमेंट हमारी फ्यूचर जनरेशन को हार्म ना करे और साथ ही साथ हमारा एनवायरनमेंट भी एक करेक्ट स्टेट में रह सके। ग्लोबली क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? तो लास्ट टाइम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, जिसने फर्स्ट टाइम बात करी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इसमें एग्जैक्टली बात ये किया गया था कि हमें एनवायरनमेंट को जिस तरीके से हम हार्म कर रहे हैं, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जिसके साथ साथ हम एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, इस पे एक लगाम लगानी चाहिए, इस पे एक स्टॉप रखना चाहिए। इसलिए फर्स्ट टाइम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1972 में, इसमें एनवायरनमेंट की तरफ बात करी गई थी। डेवलप इकोनॉमीज को ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहा, फाइन। इसके बाद UNEP was set up in 1972 to serve as a catalyst in developing and coordinating environment program with other organization। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो 1972 में लॉन्च हुआ था, उसका एक्सक्लूसिवली फंक्शन ये है कि इकोनॉमीज जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जनरेट करना, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन जनरेट करना। हर कोई ये रियलाइज़ करे कि एनवायरनमेंट पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और एनवायरनमेंट को हर प्रोजेक्ट लॉन्च करते टाइम, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आसपास वाला एनवायरनमेंट हार्म नहीं हो। तो पहले हमने देखा कि 1972 में एनवायरनमेंट के बारे में पहली बार स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में बात करी गई थी, बट 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी जिसे रियो समिट भी कहा जाता है। इसमें किस बारे में बात करी, ये हुई भी थी रियो डी जेनेरियो इन द ब्राज़ील, और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट था कि 1987 में जब ब्रुटलैंड कमीशन ने
ब्रुटलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पहली बार बात करी थी। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई थी ब्रुटलैंड कमीशन में 1987 में, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट था कि 1992 में एक कॉन्फ्रेंस करी, एक समिट करी जिसका नाम था अर्थ समिट, रियो समिट। ओके, इसमें बात करी गई थी कि सबसे पहले फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ था जिसका नाम है UNFCCC, जिसकी लेटेस्ट समिट हम देख सकते हैं पेरिस समिट 2015 की, जिसमें बात की गई है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है इस सेंचुरी के बाद 2 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज ना हो। तो ये ओरिजिन एनवायरमेंट का ध्यान देना स्टार्ट ही रियो समिट से हुआ था। फाइन, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमारी आसपास की स्पीशीज़ को, बायोडाइवर्सिटी को ग्रेटली हार्म कर रहा है, तो उस पर हमें लगाम लगानी है। साथ ही साथ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एजेंडा 21 की 21 सेंचुरी में क्या क्या टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं, ये सब इसी कॉन्फ्रेंस में अर्थ समिट में डिसाइड करी गई थी। अब देखते हैं कि SDG जो 2015 में लॉन्च किए गए हैं, तो SDG 2015 से 2020 तक के लिए फेज के लिए है और इन टारगेट्स को 2030 तक अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन गोल्स को 2030 तक अचीव करना है। तो इसमें 17 टारगेट्स हैं, इसमें 17 टारगेट्स गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं। तो इसमें SDG में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स हैं और 169 आर द टारगेट्स। तो फर्स्ट इज पॉवर्टी एलिमिनेट करना, सेकंड हंगर को एलिमिनेट करना। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें इकोनॉमिकली, एनवायरमेंट ऑल्सो वाइज और सोशली तीनों चीज़ों की बातें कर गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो पॉवर्टी हटाना है, हंगर हटाना है, हेल्दी पॉपुलेशन लानी है, एजुकेटेड पॉपुलेशन लानी है, जेंडर के बीच में इक्वलिटी लानी है, हर किसी को क्लीन एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो, एनर्जी हमारी क्लीन हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट रहे और साथ ही साथ अफोर्डेबल हो, सबको मिले वो एनर्जी, हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, इंडस्ट्री सेक्टर भी डेवलप करता रहे, इनइक्वलिटी बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस रिड्यूस हो, हमारी जो सिटीज़ है 11 टारगेट में हमारी सिटीज़ हैं वो सस्टेनेबली डेवलप करें, उनका डेवलपमेंट प्लान हो, साथ ही साथ हमारा जो कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब कि एनवायरनमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल हो कि हम कुछ भी प्रोड्यूस करें उससे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन हो, लाइफ बिलो वाटर पे, मरीन स्पीशीज़ पे, एट द सेम टाइम मरीन जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर भी ध्यान दिया जाए, हमें लाइफ ऑन लैंड पे भी, लैंड्स पे जो स्पीशीज़ रहती हैं उस पर भी ध्यान देना है, हर किसी को पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करना है एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये हमारे सारे SDGs हैं। अब आप इसमें देख पाए होंगे कि इसमें हमारी एजुकेशन के बारे में भी बात करी गई है, हमारी हेल्थ के बारे में भी बात करी गई है, हमारे एनवायरनमेंट में जो बोथ ऑन द लैंड, मरीन एनवायरनमेंट सब है उसके बारे में बात करी गई है, साथ ही साथ हमारे इसमें भी जो जेंडर इक्वलिटी जैसी, इनइक्वलिटीज जैसी बातें उनको भी बात करी गई है कि जब सबका डेवलपमेंट होगा ना तभी वो रियल डेवलपमेंट है। ओके, नाउ अब ये इनिशिएटिव्स को अचीव करने के लिए प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जो आगे बढ़ चुकी हैं, जो डेवलप्ड फेज अचीव कर चुकी हैं, अब वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना नहीं चाहते कि उन्होंने जिस तरीके का डेवलपमेंट किया उससे एनवायरनमेंट हार्म हुआ है, तो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करेक्टिव एक्शंस लेना नहीं चाहते। पर डेवलपिंग इकोनॉमीज जो अभी तक ग्रो नहीं करी हुई है, जिनकी अभी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पॉवर्टी में रहती है, उनको जब रिसोर्सेज चाहिए तो वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी एनवायरनमेंट इतना हार्म हो चुका है कि वो और अगर एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे तो ह्यूमन बींग्स के लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। साथ ही साथ जो डिवाइड है बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग इकोनॉमी, नॉर्थ साउथ का डिवाइड है, नॉर्थ मतलब डेवलप्ड इकोनॉमीज और साउथ मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज, तो इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है इन द परसेप्शन कि वो किस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो नॉर्थ डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो करेक्टिव एक्शंस नहीं ले रहे बिकॉज उन्होंने पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म कर दिया था। फाइन, साथ ही साथ हमें ये देखना है कि एनवायरनमेंट, तो देखो टेरिटरीज तो वर्ल्ड में डिफाइन है कि ये पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है, साउथ अमेरिका यहाँ पे है, ये सारा कॉन्टिनेंट्स डिवाइडेड है, यूरोप पता है, पर एनवायरनमेंट क्या डिवाइडेड है? एनवायरनमेंट तो डिवाइडेड नहीं है, सारा एक कॉमन प्लानट है जिसमें सब लोग रह रहे हैं। तो जब तक हर कंट्री एफर्ट्स नहीं लेगी, हर कंट्री अपने स्टेप्स नहीं लेगी, तब तक हम ओवरऑल क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई भी कंट्री ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, ठीक है, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, तो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हर किसी को बेयर करने पड़ेंगे और हो सकता है उस
पॉपुलेशन को भी बियर करने पड़े, उस आइलैंड पे रहने वाले पॉपुलेशन को भी बियर करने पड़े जिन्होंने वो तो पोल्यूशन किया ही नहीं है। तो नीड ऑफ द आवर है कि हमें कलेक्टिव एक्शंस लेने हैं। अगर हम देखें कि एसडीजी की 2019 वाली रिपोर्ट में कि सो फार हमने कितने आउटकम को, जब ये 2015 में लॉन्च हुआ था अभी तक हमने 4 साल में कितने आउटकम्स को अचीव किया है, तो कहीं ज़्यादा पोवर्टी रिडक्शन हुआ है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी, 5 साल से कम बच्चे वाले जिनकी डेथ हो जाती है, दैट नंबर इज ऑल्सो रिड्यूस बाय 49%, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनाइजेशन इज इंक्रीज। साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलता है कि मरीन बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। इंडिया में भी अपन जानते हैं कि एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिससे उज्ज्वल साथ में सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि अब मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इलीगल फिशिंग भी स्टॉप कर दी जा रही है। इसी के बाद में भी 2015 में एक पेरिस समिट भी हो गई थी जिसमें इंटरनेशनली कंट्रीज़ ने कंसेंसस बताया था, कंट्रीज़ ने अपने टारगेट्स बताए थे कि हम इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं करेंगे और क्लाइमेट चेंज होने के लिए रोकेंगे। तभी कंट्रीज़ ने बताया था पेरिस एग्रीमेंट में, 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में, कि वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी रोकने की कोशिश करेंगे, कि 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर आफ्टर द सेंचुरी ना हो। ठीक है, तो अगर 2021 सेंचुरी ओवर हो जाएगी तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही इंक्रीज हो अर्थ पे। अब चैलेंजेस क्या हैं इस रिपोर्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अभी भी चैलेंजेस क्या है, अभी भी हमारी पॉपुलेशन स्टंटेड है, उनकी हाइट कम है, उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, हमें अभी भी जेंडर इक्वलिटी नहीं दिखती मैन एंड द फीमेल में, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, हमारी एक सोसाइटी में अनइक्वलिटी है। साथ ही साथ हमें ये देखने को मिला था कि 2018 वॉज द वार्मेस्ट ईयर। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्यों, वो वार्मेस्ट ईयर क्यों था, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन स्टिल बहुत ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फ्रॉम द कोल माइंस, फ्रॉम एवरीवेयर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण 2018 वॉज द वार्मेस्ट ईयर। ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंटिन्यूसली क्लाइमेट चेंज क्या है। साथ ही साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि ओशन का एसिडिफिकेशन इंक्रीज होता जा रहा है, लैंड हमारा डिग्रेड करता जा रहा है, पॉपुलेशन हमारी जो स्पीशीज़ है, एनिमल स्पीशीज़ है, वो डिग्रेड होती जा रही है। तो इस सब को हमें, इस चीज़ में हमें देखने को मिल रहा है कि हमने सो फार काफ़ी टारगेट्स अचीव करने के लिए एफर्ट्स लिए हैं, हम वर्क भी कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज लॉट मोर टू अचीव। फाइन, अब देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर किस तरीके से किए जाते हैं। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है जो SDI इंडेक्स मेजर करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करती है। उसने इंडिया को 115th रैंक दिया था आउट ऑफ 162 कंट्रीज। ओके, तो 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 115 आउट ऑफ 162 कंट्रीज। मतलब अभी इंडिया को और भी बहुत ज़्यादा काम करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टूवर्ड्स। साथ ही साथ एक रिपोर्ट भी पब्लिश होती है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये 2019 की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी किसने की थी, यूनाइटेड नेशन ने। तो अभी हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मॉनिटर होता है, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क और एक है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी द फ्यूचर इज नाउ साइंस फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो ये इसका टारगेट था कि हमें कंटिन्यूसली एक्शंस लेने हैं ताकि हम 2030 तक SDG टारगेट्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लें। तो फ्यूचर में हमें क्या देखना है कि हमारा डेवलपमेंट ओनली इकोनॉमिक टर्म्स में हम काउंट नहीं कर सकते, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट भी होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट भी साथ साथ प्रोटेक्टेड रहना चाहिए और हमारा डेवलपमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। ओवरऑल हर पॉपुलेशन का, एवरीबडी शुड बी डेवलपिंग, उसका जो बेनिफिट्स है वो अपर स्ट्रेटा तक ना रह जाए, लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी तक भी जो डेवलपमेंट का जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइडेड हो, उन तक वो पहुँचे। ठीक है, हमें ये भी देखना है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनको अपने कंजम्पशन एंड द प्रोडक्शन पे एक चेंजेस लाने की ज़रूरत है, एक लगाम लगाने की ज़रूरत है, ताकि वो जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल का, प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, वो सारी प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर में जो मैंने आपको इतने सारे डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन डेवलपमेंट टू द SDG टू द सेंसस टू द हेल्थ, from all these topics are helping you। ये बहुत
बहुत सारे टॉपिक इंडिविजुअली बहुत डिफरेंट थे, अलग तरीके से डील करने थे, पर मुझे लगता है कि आपको होलिस्टिकली इस टॉपिक में, इस लेक्चर में कंप्लीट हो गए होंगे. इफ यू वांट टू ज्वाइन विद अस ऑन द ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, you can click on these links. And also if you want to join our UPPC 60 days crash course, or if you want to join any of our course, so you can contact on this number, or you can click on the link in the description box. Thank you for watching and have a nice day.